किसी भी देश को सही से चलाने के लिए उसके लिए कुछ कानून बनाए गए होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय कानूनों के बारे में, यानी कि द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के दौरान इसमें काफी नाटकीय घटनाएं शामिल है, क्योंकि उस समय भारत अंग्रेजों के शासन के अधीन था, तो इसमें काफी दिक्कतें भी आई। पर आखिरकार हमारे नेताओं ने इसको आखिरकार कंप्लीट कर ही लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे की कहानी आखिर क्या रही है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर इसी तरह की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बिल्कुल फ्री होता है और इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, और वो मोटिवेशन से हम आप तक इससे भी ज़्यादा बेहतर से बेहतर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इसकी लिखित कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हमारी भारत की पहचान है। हर साल 26 जनवरी को हम हमारे इसी पहचान को गणतंत्र दिवस या फिर रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, और 1950 जनवरी 26 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी देश में लागू हो गया था। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखना इतना आसान काम नहीं था, और इसको करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन 1986 को हो गया था, पर इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी। 1858 से ब्रिटिश सरकार के द्वारा विभिन्न अधिनियमों से भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की कई बार कोशिश की गई थी। इनमें से पहला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रस्तुत किया गया था। इन सब में भारतीयों की भूमिका नहीं थी कहीं पर भी, यानी कि ये सब बनाने के समय कोई भारतीय उस समय उस जगह पे मौजूद नहीं था जब ये बनाया गया था। और ब्रिटिशर्स उस समय कॉलोनियल समय में ब्रिटिशर्स ने ये नियम सब अपने सुविधा के अनुसार में बनाया था, जो कि भारत के या फिर भारतीय लोगों के हित में नहीं था। भारतीयों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो कोशिश है सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में की गई थी, और इस ड्राफ्ट को हम नेहरू रिपोर्ट या फिर स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात कही थी। फिर इसके बाद यानी कि 1935 में ऑफिशियली आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग रखी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की। मांग बढ़ता देख ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को फिर से पेश किया, पर यह भी भारतीयों को निराश ही किया। लेकिन ये 1935 का ये अधिनियम बाद में चल के भारतीय संविधान का एक अच्छा खासा सोर्स बनने वाला था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की ओर से ये घोषित किया कि स्वतंत्र भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एडल्ट सॉवरेन के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी रोक टोक के बनाई जाएगी। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार इसके विरोध में था, पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी कमजोर पड़ चुका था, और 1940 आते आते ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को भी मान लिया। 8 अगस्त 1940 को वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव को पारित किया जिसका नाम था ऑगस्ट ऑफर। इसमें यह लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण किया जाएगा। इसी कड़ी में 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का शुरुआत किया गया, पर आईएनसी और मुस्लिम लीग ने इस मिशन को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इसमें कई ऐसी बातें थी जिसको आईएनसी और कुछ चीजों को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किया गया। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की शुरुआत की गई। इसमें 3 सदस्य शामिल थे, वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और मिस्टर ए.बी. अलेक्जेंडर। बाद में चलके ये मिशन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद बनी। इसके अनुसार हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट थी, और भारत की संविधान में कुल 389 सीटें बनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के लिए थी, और बाकी के 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए
ब्रिटिश सरकार ने अपने 296 सीटों में इलेक्शन करवाई और इनमें आईएनसी ने करीब 208 सीटों में और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों में जीत हासिल की और बाकी 15 सीटों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीत हासिल की और इसी तरह से आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हो गया। फिर 9 दिसंबर 1986 को कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आखिरकार पहुंच गए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक रूप और उसकी आकार देने के लिए। भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां पे मौजूद थे सिवाय मुस्लिम लीग पार्टी के, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी ने इस बैठक को पूरी तरह से बहिष्कार किया हुआ था और उनके अलावा भी वहां पे और 2 लोग नहीं मौजूद थे और वो थे महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद इस सभा में सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा को वहां का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में इस सभा के लिए राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया और बी.एन. राव को भी एडवाइजर के रूप में चुना गया। 13 दिसंबर 1986 जब जवाहरलाल नेहरू ने असेंबली में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो कि बाद में चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नींव बनने वाला था और ये था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और इसी रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में सभा के सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसके मॉडिफाइड वर्जन को हम आज प्रेम्बल के रूप में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू होते ही कुछ समय बाद ब्रिटेन में सरकार जो है वो गिर गई। ब्रिटेन के नए पीएम क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को उनके पार्लियामेंट में ये घोषणा किया कि वो अब भारतीय पॉलिटिशियंस को पूरी तरह से पावर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे और फिर बाद में वो भारत को छोड़कर चले जाएंगे। भारत के नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इस समय एक प्रस्ताव दिया था। इसमें यह लिखा था कि इंडिया का जो पार्टीशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि इंडिया अब इंडिया और पाकिस्तान 2 भूमि में बांटे जाएंगे। जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 बिल को पास कर लिया गया था। इसकी वजह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो पूरी तरह से अब एक सॉवरेन बॉडी बन गई थी। इसका मतलब यह था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो पूरी तरह से आजाद थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। पर इस समय देश विभाजन हो चुका था, यानी कि सदस्यता जो सीट थी वो 389 से घटकर 299 हो गया था, क्योंकि अब भारत का बहुत सारे ऐसे जगह थे जो कि भारत का हिस्सा नहीं थे। अब ये असेंबली जो है अब लेजिस्लेटिव बॉडी बन गई थी, यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो बनाएगी पर उसके साथ ही देश के लिए सामान्य कानून भी बनाने वाली थी और इसीलिए इसको हमारा पहला पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जिस समय ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करती थी उस समय राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट होते थे और जब ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस को संभालती थी उस समय उसका प्रेसिडेंट जी.बी. मालवंकर को बनाया जाता था। असेंबली का काम 26 नवंबर 1949 तक चला और इस सभा के काम को सही से मैनेज करने के लिए 8 कमेटी बनाई गई थी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। उसका काम यह था कि वो अन्य सभी कमेटियों का काम को देखकर फाइनली एक ड्राफ्ट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाए। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे, जिसका चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर को नियुक्त किया गया था। करीब 6 महीने की मेहनत के बाद इस कमेटी ने पहली बार पहला ड्राफ्ट तैयार करके प्रकाशित किया और भारतीय लोगों को 8 महीने का वक्त दिया गया इसकी संशोधन के लिए। पब्लिक की सजेशन, मॉडिफिकेशन और क्रिटिसिज्म को देखते हुए अक्टूबर 1948 को दूसरा ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया। आखिरकार अंबेडकर जी ने 4 नवंबर 1948 को इसका फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार करके असेंबली के सामने प्रस्तुत किया। इसके ऊपर 32 दिनों तक चर्चाएं चली। 7,635 करेक्शन प्रस्तावित किए गए, उनमें से 2,443 में काफी विस्तार रूप से डिस्कशंस हुए। आखिरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और अभी के समय में ये संख्या बढ़कर 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स में बन चुका है। सभी के मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को सभा के सभी सदस्य और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली के द्वारा अपना लिया गया था
और इसी वजह से 26 नवंबर को हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को तो स्वीकार कर लिया गया था, पर हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ प्रावधान जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, ऐसे कुछ चीज़ें बाकी थी जो कि 26 जनवरी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुआ और इसीलिए हम 26 जनवरी को हमारे रिपब्लिक डे के रूप में हमारे पूरे देश में मनाते हैं। तो ये थी स्टोरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए कि ताकि हम इसके बाद और बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए ला सकें। और तब तक के लिए जय हिंद।